हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सीबीएसई सैंपल पेपर जो इशू किया था बोर्ड ने उसके थर्ड क्वेश्चन तक कराए थे शायद से। और हम आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या हुआ है। इसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, जिसमें से पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए का 3 क्रॉस n, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दिया हुआ है आपको m क्रॉस 5। और क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 5a-3b मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा। दैट मींस कि अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं होता है। देखो, ऑर्डर यहाँ पर इसका 3 क्रॉस n दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, सिर्फ मैट्रिक्स के जो अंदर के एलिमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। हमें तो बात यहाँ पर ऑर्डर की करनी है, तो 3 क्रॉस n इसका ऑर्डर अभी भी रहेगा। बी मैट्रिक्स, क्वेश्चन में 3b चाहिए हमें। अगर मैं यहाँ पर 3b लगा देता हूँ और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3b होने के बाद भी b का 3b बन जाएगा, बट ऑर्डर इसका अभी भी क्या रहेगा, m क्रॉस 5 रहेगा। और दूसरी बात क्या हमें पता होनी चाहिए, अगर दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर। अच्छा, इसमें आप देखो 3 क्रॉस n और 5 क्रॉस n दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए। सेम कब होंगे, जब 3n के इक्वल होगा, जब n 5 के इक्वल होगा। तो n की वैल्यू 3 और n के 5 होनी चाहिए। बट हमारे पास क्वेश्चन कुछ और है अभी। मैं ऑर्डर लिख लेता हूं इनका, रीडिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअली इसका ऑर्डर कितना हो गया फिर, 3 इंटू n की वैल्यू 5 है, और इसका ऑर्डर m 3 फाइंड आउट किया हमने इंटू 5। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, अगर दो मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं, जो फाइनल हमारा मैट्रिक्स आता है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, उसका ऑर्डर भी उनमें से जो दो हमने मैट्रिक्स को माइनस किया है उनके ऑर्डर के इक्वल ही होता है। दैट मींस कि जो ऑर्डर 5a का होगा, जो ऑर्डर 3b का होगा, वही ऑर्डर 5a माइनस 3b का भी होगा फाइनल। दैट मींस कि यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 5 ही होने वाला है। ये आंसर हो गया, ये उसने पूछा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और उसको डिफाइन किया हुआ है इसने एक्चुअली में। ए इज इक्वल टू, आंसर है 1 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। आंसर है 0 इफ आई इज इक्वल टू जे। दूसरी बात क्या है कि इस मैट्रिक्स को का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, and we have to find, this one is a matrix, and find a square। दोस्तों, आपको a स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पहली बात क्लियर है कि आपको a मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। अगर a मैट्रिक्स आपको फाइंड कर लिया आपने, तो a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a और a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। अब देखो वो होगा कैसे a फाइंड। सबसे पहले हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। अगर वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो a को हम यहाँ पर a11 आएगा, a12 आएगा, a21 आएगा, a22 आएगा, राइट। दूसरी बात क्या है कि ये जो 11 12 है, 21 22 है, ये i और j को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अब देखो इस मैट्रिक्स को बनाएंगे कैसे, बहुत आसान सा है ये देखो 1 और 1 यानी कि इसमें i और j दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो देखो मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, अगर i और j इक्वल है तो उस एलिमेंट की वैल्यू 0 होनी है। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। 1 और 2 यानी कि i1 j2। अब i और j दोनों डिफरेंट है, नॉट इक्वल, आंसर 1 2 1। i इज नॉट इक्वल टू j क्योंकि i 2 है और j 1 है। i इज नॉट इक्वल टू j, दैट मींस कि आंसर 1 2 2। i और j इक्वल है, दैट मींस आंसर इज 0। तो आपने a मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, और a स्क्वायर फाइंड करना तो बहुत आसान सा है, दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a into a इज इक्वल्स टू 0 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1 1 0। अब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 क्रॉस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे
1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0, 1 प्लस 0, आंसर 1। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक्चुअली में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्लियर? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस बेसिक रूल पता होना चाहिए आपको। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आई और जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी का और वाला पार्ट है। और वाले पार्ट में इसमें क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ रहा है आपकी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। क्या? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थ्री इडियट्स वाला चतुर आपको याद होगा। इस फॉर्मूले को उसी की तरह रट्टा मार लेना, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने के बोर्ड में 95% चांस हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी ना किसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो और वाला पार्ट है वो इसी पे बेस्ड है। क्या दिया हुआ है इसमें? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दी हुई है। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहां पर, डिटरमिनेंट इज -4। पावर लगा देते हैं। 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट मींस कि n की वैल्यू 3 हो गई, और 3 - 1 विच इज 2, -4 का स्क्वायर 16। आंसर आ गया, 1 मार्क आपके ऐड हो गया आपके मार्क्स में। नेक्स्ट अब आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले ना आपको एक एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो सीखना पड़ेगा। जो ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में ना एज ए कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ है, पर इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में ऐसे एनसीईआरटी ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिसका यूज बहुत कम हुआ है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का होता है। 1 मार्कर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी इस प्रॉपर्टी को मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक्चुअली इसका आंसर तो आप खुद ही निकाल लोगे अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई तो। देखो प्रॉपर्टी क्या है। एक मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है A11, A12, A13, एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है, A21, A22, A23 एंड A31, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें से आप कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लो या फिर कोई 2 कॉलम। मैं पहले आपको रो वाइज समझाता हूं कैसे करना है। 2 रो सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं R1 और R3 की बात करता हूं। मैंने पहले R1 ये सेलेक्ट किए और R3 सेलेक्ट किए। मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगा के आपको बताऊंगा कि क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले आप फर्स्ट जो आपने रो सेलेक्ट की है उसका जो एलिमेंट है A11, याद रखना कि जो स्मॉल लेटर ऑफ ए होता है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैपिटल ए लिखेंगे वो उसके कोफैक्टर्स को डिनोट करता है। ये एलिमेंट जो थर्ड रो सेलेक्ट किए उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी कि A31 का कोफैक्टर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A31, प्लस फर्स्ट जो रो सेलेक्ट की थी उसका एलिमेंट A12, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो थर्ड रो हमने सेलेक्ट की थी उस एलिमेंट का कोफैक्टर, दैट मींस A32। अब आ जाते हैं थर्ड वाले के पास A13, ऐड करो A13 थर्ड, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर A33। अगर आप ये ऑपरेशन करते हो, रो के जो एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा, यानी कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, सॉरी उसका आंसर, उस ऑपरेशन का आंसर 0 आएगा। अच्छा, ये तो मैंने फर्स्ट और थर्ड रो को लेके किया है। इस तरह से आप कोई दो दूसरी रो भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक फर्स्ट और सेकंड भी कर सकते हो, सेकंड और थर्ड भी कर सकते हैं। तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड रो को सेलेक्ट करके ये वाली प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं। शायद आपको स्ट्राइक भी कर गई होगी क्या होने वाला है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट रो और सेकंड रो की।
देखो फर्स्ट रो में a11, इसके कॉरस्पॉन्डिंग a21 कोफैक्टर ले लेते हैं इसका, प्लस a12, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी रो में सेलेक्ट की थी इसका कोफैक्टर a22, प्लस a13, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये a23 इसका कोफैक्टर। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यू विल गेट 0। अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उसमें a11 a21 ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो इस प्रॉपर्टी में उसने आपको डाइवर्ट करने के लिए उसमें डिटरमिनेंट a की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन उसका उसमें कोई यूज नहीं है। आप सीधे ही वो क्वेश्चन लिख के, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 यहां से स्टार्ट करूं, देन यू विल राइट a11 a2 कैपिटल A21 प्लस a12 कैपिटल A22 प्लस a13 कैपिटल A23, आंसर इज 0। उसमें कोई आपको चीज देखनी नहीं है, सीधा आंसर आपका 0 आ गया। और सेम प्रॉपर्टी आप कॉलम वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी बनाना चाहूं ये वाली, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, कॉलम 2 कॉलम 3 को भी, कॉलम 1 और कॉलम 3 से भी। इस तरह से ये टोटल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बनती हैं अलग अलग रोज या फिर अलग अलग कॉलम्स को लेकर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है e रेज टू द पावर x। देखो सारे क्वेश्चन 1 मार्क करना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी से बेस्ड दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस ट्रिक्स लगी हुई है। cosec स्क्वायर x, मतलब वो ये देखना चाहता है कि बच्चों ने एनसीईआरटी थॉरोली की है कि नहीं की है। देखो ये भी एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले एक्सरसाइज है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, अगर यहाँ पर e की पावर x और फंक्शन और साथ में उसका अगर डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आंसर लिखना होता है e टू द पावर x और फंक्शन इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x fx प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब आपको ये सर्च करना है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन कौन है और सॉरी फंक्शन कौन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है। देखो इस क्वेश्चन में e की पावर x, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, एक साथ ले लेता हूं उसको 1 माइनस कॉट एक्स को, लेट के में fx 1 माइनस कॉट एक्स मैंने ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, आंसर इज कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ये फंक्शन है, यहाँ पर ये fx है और ये वाला पार्ट f डैश x है, और यूजिंग दिस प्रॉपर्टी you can write directly, you can write the answer of this question, which is I is equals to e to the power x 1 minus cot x plus c। इसका गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये देख लेते हैं। इसी का और वाला पार्ट है। इस और वाले पार्ट को करने से पहले आपको इवन और ऑड फंक्शन का पता होना चाहिए। इवन और ऑड क्या होता है, दिल्ली वाले जानते हैं उसे इवन और ऑड क्या होता है, बट चलो मैं फंक्शन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर फंक्शन बेसिकली इवन और क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई फंक्शन आपके पास है fx इज लेट के x क्यूब है, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देता हूँ तो यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब, यानी कि फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स वापस आ गया माइनस एफ एक्स के साथ। अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ गई तो फंक्शन हो गया ओड। और अगर लेट के फंक्शन है यहाँ पर, एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं cos x, अगर यहाँ से x की जगह मैंने माइनस एक्स डाल दिया तो cos ऑफ माइनस एक्स ये होता है सॉरी प्लस का cos x। देखो f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस एफ एक्स, नेगेटिव गायब हो गया। अगर ये वापस एफ एक्स आ जाता है तो ये फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है इवन और ऑड वाली, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए। एक प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रल की, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, आंसर 0 होता है इफ, लेकिन कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज ओड फंक्शन। अगर एफ एक्स ओड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सीधा आंसर
जीरो आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करने में मजा आता है जिसका आंसर जीरो आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन में, कुछ करना नहीं होता ना कैलकुलेशन। देखो फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। इसमें फंक्शन दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। और वो चेक करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि आपको यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है, ये डाल देते हैं। साइन ऑफ माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर आ गया। बट साइन ऑफ माइनस थीटा, एज यू नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा, वो वाला माइनस मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया, दिस विल बी साइन एक्स। अब चेक करो कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, पता चल गया आपको, ये फंक्शन कैसा हो गया, ओड हो गया। अब इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसने, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, देखो माइनस ए टू ए, राइट, एफ एक्स। हमने ये क्या प्रूव कर दिया, ये ओड फंक्शन है, और अगर ओड फंक्शन है तो हमें प्रॉपर्टीज की पता है, आंसर इसका डायरेक्टली जीरो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बहुत आसान लगा होगा ये सारा, क्योंकि कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व हो जाएंगे, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो प्लीज अगर समझ आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे की वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।